एक समय की बात है, हरियापुर गांव जो एक नदी के किनारे बसी हुई थी। इस गांव के किसान बहुत मेहनती, ईमानदार और दयालु थे। लेकिन उसे गांव में एक हरिया नाम का सेठ रहता था। हरिया किसान भाइयों से कम पैसे में अधिक ब्याज वसूलता था। इसी गांव के किनारे एक महेश नाम का किसान रहता था। उनके घर में उनकी पत्नी सीता और उनका 18 साल का बेटा रहता था। महेश को खेती के अलावा कुछ भी नहीं आता। इस बार सही समय पर बारिश न होने की वजह से उसके खेत में कुछ भी नहीं उगा, जिसके कारण वह अपने परिवार को ठीक से भोजन भी नहीं दे पा रहा था। एक दिन उसकी पत्नी, सुनिए जी, घर की इतनी स्थिति खराब हो गई है कि घर में भोजन बनाने के लिए अनाज भी खत्म हो गई है। अरे सीता, मुझे पता है कि घर की स्थिति खराब है। इस बार बारिश नहीं हुई, हमारी खेत सूख गई है। खेत में एक भी फसल नहीं होगी। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। बस इतना कहकर घर से निकल जाता है और रास्ते में वह महेश, हे भगवान, ये कैसा समय आ गया प्रभु, जो मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी अनाज नहीं बचा है। मैं और मेरी सीता भूखे पेट रह लेंगे, लेकिन मेरे बेटे का क्या? मैंने तो जीवन भर खेती ही की है। खेती के अलावा हमें तो कुछ भी नहीं आता। लेकिन इस बार बारिश नहीं होने के कारण मेरे खेत में एक भी फसल नहीं होगी। आप तो सेठ से उधारी लेने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। इतना कहकर अपने गांव के सेठ से कर्ज लेने के लिए जाता है। जैसे ही महेश सेठ के पास पहुंचता है, अरे आओ आओ महेश भैया, और बताओ कैसे आना हुआ है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे क्या बताऊं सेठ जी, बहुत खराब समय से गुजर रहा हूं। आपको तो पता ही है, इस बार बारिश नहीं हुई है, जिसके कारण मेरे खेत में एक भी फसल नहीं होगी है। अब तो हमारे पास खाने के लिए अनाज का एक भी दान नहीं बचा है, इसलिए आपसे कुछ पैसे उधार लेने आया हूं। अरे हाँ हाँ महेश भाई, बोलो कितना रुपए चाहिए? ऐसे समय में हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बोलो महेश भैया, 8,000 दे दो या 10,000 दे दो। नहीं सेठ जी, इतना पैसा नहीं, बस 2-3 हजार दे दो। अरे भाई महेश, कम से कम 7 से 8,000 रुपए तो ले लो। क्या पता आगे कब बरसात होगी, कब फसल उगेगी। इतना कहकर सेठ अपने मन में सोचने लगता है, अरे ससुरा, तुम लोग इतना कम कम पैसे लोग लगे तो मैं कैसे कमाऊंगा? ज्यादा से ज्यादा पैसे लगे तभी ना ज्यादा ब्याज मिलेगा। सेठ की बात सुनकर महेश भी सोच में पड़ गया। आखिर मैं क्या करूं? सेठ जी कह तो ठीक ही रहे हैं। आखिर कब भगवान कि हम जैसों पर दया होगी? न जाने कब बारिश होगी, कब फसल उगेगी। एक काम करता हूं, 8,000 रुपये ले लेता हूं। इतने पैसे में कुछ महीनों अपने घर को चला पाऊंगा। अच्छा ठीक है सेठ जी, हमें 8,000 रुपये दे दीजिए। हाँ, और आप इतना बता दीजिए कि 8,000 रुपये की कितना तक ब्याज लेंगे आप? देखो महेश भैया, आप तो अपने ही हो, आपसे क्या धंधा करें? ऐसे तो 8,000 का 8% तक प्रति महीना ले लेता हूँ, लेकिन आप 6% ही दे देना। ही भाग्यवान, 8,000 का 8% देना मेरे लिए तो बहुत ज्यादा ही ब्याज है। ले तो लेंगे, लेकिन चुकाएंगे कैसे? पैसे तो हमें लेना ही होगा। अगर नहीं लूंगा तो
मेरे बेटे को भूखा रहना पड़ेगा। चलो 8% पर ले ही लेता। अगर भगवान की मर्जी है तो यही सही। अरे क्या हुआ महेश भैया, कहीं आप ब्याज के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं? हाँ सेठ जी, इतना ब्याज में कैसे लौट पाऊंगा? अरे महेश भाई, कोनो चिंता की बात नहीं है, आप तो अपने हैं। आराम से दीजिएगा, कहिए क्या कहते हैं। अच्छा ठीक है सेठ जी, दे दीजिए। महेश सेठ से 8,000 पैसे लेकर चल देता है। चलो आप बाजार से रेशन और विवेक के लिए कुछ ले लेता हूँ। आज मेरा बेटा तो खुश हो जाएगा। महेश बाजार से जल्दी जल्दी सामान खरीद कर वापस घर लौट आता है। सीता महेश के हाथ में अनाज की थैली देखकर खुश हो जाती है। ए जी, ये पैसे सामान कहाँ से मिले जी? देखो सीता, अगर मैं बताऊंगा कि पैसे कहाँ से ले तो तुम गुस्सा नहीं करोगे, क्योंकि मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं समझ गया जी, आप किसी से उधार पैसे लेकर आए हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन गांव में किसी के पास पैसे देने के लिए नहीं है। तो क्या आप सेठ से पैसे उधार लेकर आए हैं? हाँ सीता, लेकिन तुम चिंता मत करना, भगवान एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अभी इस वक्त मेरे बेटे से बढ़कर कुछ भी नहीं। हाँ जी, आपका तो सही ही रहे हैं, लेकिन सेठ कम पैसे में ज्यादा ब्याज लेता और समय पर पैसे न देने पर खेत या घर छीन लेता है। अपने सेठ से कितने रुपए उधार लिए हैं जी? मैंने तो 2-3 हजार ही मन मांगे थे, लेकिन सेठ ने 8 से 10 हजार से ज्यादा लेने को कहा, लेकिन मैं 8 हजार तक ले ली। अच्छा सुनो सीता, मेरे बेटे का वापस आने का समय हो गया है। अब तुम जो कुछ अच्छा बना दो। मैं इस थैली में कुछ सामान लाया हूँ। जी, आज तो मेरा बेटा खुश हो जाएगा। इतना कहकर सीता अपने रसोई में चली जाती है। सीता ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाए। खाने की खुशबू इतनी अच्छी थी कि महेश, वाह सीता, तुमने तो अपने बेटे के लिए मनपसंद भोजन बनाई हो। शाम को विवेक अपने घर आ जाता है। विवेक के माता पिता साथ मिलकर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। विवेक खाना देखकर बहुत खुश हो जाता है। वह माँ, खाना तो बहुत बहुत स्वादिष्ट बनाई हो। आज तो सच में माँ मजा आ गया। न जाने आज कौन सा जादू किया है आपने जो इतना स्वादिष्ट भोजन बनाई हो। आपस में सब बातें कर कर सोने चले जाते हैं। अगली सुबह महेश और उसका बेटा विवेक दोनों बैल के साथ खेत की ओर निकल जाते हैं। महेश हल चला दे तो विवेक कुदाल से मिट्टी को हटाता। कुछ देर बाद वह दोनों घर वापस लौट आते हैं। अच्छा मम्मी पापा, आज मेरा दोस्त मिलने के लिए बुलाया है। कह रहा था कि आज सुबह अपने पापा से मिलवाने वाला है, इसीलिए मैं वहां जा रहा हूं। शाम तक वापस आ जाऊंगा। आप फिक्र ना करें पापा, मैं अच्छे से जाऊंगा। इतना कहकर विवेक घर से निकल जाता है। भगवान, ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो। मैं जानता हूं इस बार बारिश नहीं होने के कारण मेरी जमीन सूख गई है, जिसके वजह से हमारे खेत में फसल भी नहीं होगी। मैं जानता हूं कि मेरे पिताजी सिर्फ मेरे लिए पैसे का इंतजाम किए हैं। हे भगवान, कुछ ऐसा कीजिए जिससे मैं सब ठीक कर दूं, अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाऊं। विवेक भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है। उसका दोस्त नकुल अपने घर के बाहर गेट के पास खड़ा होकर विवेक का इंतजार कर रहा होता है। अरे विवेक, मेरे यार तू आ गया। मैं तेरा कब से इंतजार कर रहा था। चल घर के अंदर चल, मेरे पिताजी तुमसे कुछ मिलना करना चाहते हैं। लेकिन नकुल,
तुम्हारे पिताजी हमसे क्यों मिलना चाहते हैं? देखो विवेक, मुझे यह तो नहीं पता की को बुलाए हैं। आप तो पिताजी ही बता सकते हैं कि क्या काम है। अच्छा तो ठीक है, चलो। फिर वह दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। नकुल का घर बहुत बड़ा और खूबसूरत था। नकुल के घर में उसकी माता और पिता साथ रहते थे। नकुल अपने पिता को पहले ही विवेक के बारे में बता दिया था कि विवेक के पिताजी एक किसान हैं, खेत में घंटे काम करते हैं, लेकिन इस वर्ष फसल नहीं उगी, जिसके कारण उनके घर की स्थिति बिगड़ गई। आओ बेटा। विवेक, तुम कैसे हो? नमस्ते अंकल जी। नमस्ते आंटी जी। मैं ठीक हूँ। अंकल जी, आप बताइए, सब ठीक है? बेटा, हम सब ठीक एक हैं। तुम अब बैठो, तुमसे कुछ बातें करनी हैं। विवेक और नकुल के माता पिता सभी एक साथ बैठते हैं। कुछ देर बात करने के बाद बेटा विवेक, तुम तो बहुत समझदार निकले। अच्छा ठीक है विवेक, एक काम करना, कल से 12 बजे तक जीवारो भोजन करके मेरे घर पर चले आना। ठीक है अंकल जी, अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। विवेक, अच्छे से जाना। उसके बाद विवेक घर से निकल जाता है और रास्ते में सोचता हूँ, विवेक को अपना घर लौटने में शाम हो जाती है। वह खाना खाकर सोने के लिए चला जाता है। अगली सुबह अपने कॉलेज में चला जाता है। विवेक 11 बजे तक अपने घर पहुंच जाता है। कुछ देर आराम करने के बाद भोजन करके पिताजी, मुझे नकुल के घर जाना है। नाखून के पिताजी ने 12 बजे अपने घर पर बुलाया है। ठीक है पिताजी, अच्छा से जाऊंगा। बस इतना कहकर अपने घर से निकाल गया। कुछ देर पैदल चलने के बाद विवेक नकुल के घर पहुंचा। अरे विवेक, मेरे यार तू आ गया। मैं तेरा कब से इंतजार कर रहा था। विवेक और नकुल दोनों ऊपर के कमरे में आ जाते हैं। वहां पर नकुल के पिता कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे थे। अरे आओ विवेक, आओ। मैं तुम दोनों का ही इंतजार कर रहा था। चलो, अब जिस वजह से मैं तुम दोनों को बुलाया था उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, तुम दोनों में से कौन शेयर मार्केट के बारे में जानते हो? पापा, मैं बस इतना जानता हूँ कि शेयर मार्केट में खरीदा और बेचा जाता है। और मैं शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। अच्छा, तो ठीक है बेटा। विवेक, कल से तुम दोनों मेरे साथ 1 घंटा बैठोगे। मैं तुम दोनों को कुछ सीखना चाहता हूँ। विवेक और नकुल को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन दोनों को इसके बारे में जानने की इच्छा बहुत थी। अगले दिन विवेक नकुल के घर आता है। फिर वह दोनों ऊपर के कमरे में चला जाता है। वहां पर नकुल के पिता कंप्यूटर चल रहे थे। अच्छा, तो तुम दोनों आ गए। आओ बैठो। मैं तुम दोनों को शेयर मार्केट के बारे में समझता हूँ। विवेक और नकुल की आंखों में चमक थी। वह कुछ नया सीखने के लिए तैयार था। शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है बेटा। यह एक जगह है जहां बड़ी बड़ी कंपनियां अपने व्यापार में आम लोगों को भी हिस्सा देती हैं। इसे सरल भाषा में समझो। अगर कोई कंपनी आगे बढ़ना चाहती है, मशीनें लगाना चाहती है, नए प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती है, तो उसे पैसे की जरूरत होती है। वह कंपनी अपने छोटे छोटे हिस्से बेचती है, जिन्हें शेयर कहते हैं। नकुल ने पूछा, तो अगर कोई शेयर खरीदे तो वह उस कंपनी का हिस्सा बन जाता है? बिल्कुल। जितना शेयर उतनी हिस्सेदारी। और जब कंपनी बढ़ती है, उसका मुनाफा बढ़ता है, उसका विस्तार होता है, तो उसके शेयरों का भाव भी बढ़ने लगता है, और तब शेयर रखने वाले लोग भी मुनाफा कमाते हैं। विवेक ध्यान से सुन रहा था। उसे लगा जैसे उसकी आंखों के सामने एक नई दुनिया खुल रही है। लेकिन इसमें खतरा भी होता है बेटा। जहां कमाई होती है वहां जोखिम भी होता है। अगर कंपनी नुकसान में जाए, गलत फैसले ले या बाजार गिर जाए, तो शेयरों का दाम नीचे जा सकता है और आपका पैसा भी डूब सकता है। इसलिए शेयर मार्केट में कदम सोच समझकर और सीख कर रखना चाहिए। विवेक ने सिर हिलाया। उसे भी अपने पापा की मेहनत याद आई
खेतों में महीनों की मेहनत के बाद भी फसल कभी ठीक मिलती, कभी खराब। जोखिम तो हर जगह है, बस समझदारी अलग है। आर्यन के पिता ने टेबल पर 3 चीजें रखीं, एक अखबार, एक नोटबुक और एक कंप्यूटर। वे बोले, शेयर मार्केट में सफलता के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। 1. ज्ञान, कौन सी कंपनी क्या काम करती है, कैसे बढ़ रही है, उसके भविष्य की क्या योजना है। 2. धैर्य, जल्दी अमीर बनने की चाह सबसे बड़ी गलती है। 3. अनुशासन, जितना समझो उतना ही निवेश करो, लालच मत करो। और सबसे जरूरी, दूसरों की बातों पर नहीं, अपने दिमाग पर भरोसा करो। विवेक ने नोटबुक हाथ में ली और लिखना शुरू कर दिया। उसे लग रहा था जैसे वह अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सबक सीख रहा है। कुछ हफ्तों बाद विवेक ने थोड़ा बहुत पैसे जोड़कर पहली बार निवेश करने का फैसला किया। उसने अपनी बकरियां बेचकर मिले पैसे का कुछ हिस्सा जमा किया था और थोड़ा आर्यन ने भी मदद की। लेकिन जैसे ज्यादातर नए लोग करते हैं, विवेक ने अपनी रिसर्च खुद नहीं की। उसने एक YouTube वीडियो देखा, ये शेयर आपको रातों रात अमीर बना देगा। उसमें जिस कंपनी का नाम बताया गया था, विवेक ने वही शेयर खरीद लिया। आर्यन ने रोका, यार पापा ने कहा था बिना जाने मत लगाना, कंपनी की प्रोफाइल देख, उसके पिछले रिकॉर्ड देख। लेकिन विवेक जोश में था। वह तेज अमीर बनने के सपने में खो चुका था। उसने पूरा पैसा लगा दिया। 2 दिन बाद ही शेयर का दाम गिरना शुरू हुआ। लोगों में घबराहट फैल गई और जिसने वीडियो बनाया था वह खुद शेयर बेच चुका था। विवेक का चेहरा उतर गया। उसके 15,000 रुपये में से अब सिर्फ 9,500 बचे थे। वह डर गया। उसे लगा जैसे वह दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज खुद को बन गया हो। आर्यन के पिता को पता चला तो उन्होंने उसे बुलाकर कहा, बेटा, नुकसान होने में शर्म की बात नहीं। गलती वही होती है जिसे मानने से डर लगे, लेकिन नुकसान के बाद सीख न लेना इससे भी बड़ा नुकसान है। विवेक की आंखें भर आईं। वह बोला, मैंने पापा की मेहनत के पैसे खो दिए। आर्यन के पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पैसा वापस आ सकता है, लेकिन अनुभव नहीं मिलता बार बार। विवेक ने हार नहीं मानी। इस बार उसने कई दिनों तक रिसर्च की। वह हर सुबह अखबार पढ़ता, कंपनी के बैलेंस शीट समझने की कोशिश करता, कौन सी कंपनी क्या काम करती है, सब सीखता। किस सेक्टर का भविष्य अच्छा है, ये समझने की कोशिश करता। आर्यन भी उसके साथ बैठकर वीडियो देखता, ग्राफ पढ़ना सीखता। दोनों रात में कमरे में बैठकर घंटों चर्चा करते। जहां एक समय विवेक खेत में काम करता था, अब वही लड़का कंपनियों की ग्रोथ के बारे में बातें कर रहा था। कुछ दिनों बाद विवेक ने 3 कंपनियां चुनी, एक दवाई बनाने वाली कंपनी, एक बिजली उत्पादन करने वाली और एक टेक कंपनी जो मोबाइल ऐप बनाती थी। उसने अपना बचा हुआ पैसा 3 हिस्सों में बांटा और फिर निवेश किया। इस बार उसने धैर्य रखा। शेयर धीरे धीरे बढ़े, कभी थोड़ा ऊपर, कभी थोड़ा नीचे, लेकिन विवेक डरा नहीं। 2 महीने बाद उसके 9,500 रुपये बढ़कर 14,800 हो गए। विवेक ने पहली बार महसूस किया कि रिसर्च, धैर्य और सही सोच इंसान को कितना बदल सकते हैं। अब आर्यन के पिता उसे और गहराई में लेकर गए। उन्होंने समझाया, लंबी अवधि में निवेश हमेशा फायदेमंद होता है। 2 दिन में दाम बढ़ेगा या गिरेगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। 3 साल में कंपनी कितना आगे जाएगी, यह मायने रखता है। 2. अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनियां कभी धोखा नहीं देती। अगर कंपनी सॉलिड है, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और विजन सही है, तो वह बढ़ेगी ही। 3. बाजार गिरना मतलब मौका। जब बाजार नीचे होता है, समझदार लोग खरीदते हैं, और जब बाजार ऊपर होता है, तब नासमझ लोग कूदते हैं। 4. लालच सबसे बड़ा दुश्मन है।
बस थोड़ा और बढ़ेगा, थोड़ा और। यही सोच इंसान को नुकसान कराती है। विवेक हर बात याद कर रहा था। वह एक किसान का बेटा था। उसके खून में मेहनत थी। अब उसके दिमाग में ज्ञान भी जुड़ रहा था। एक साल में विवेक ने इतने शेयर खरीद बेच लिए थे कि उसे बाजार की नब्ज समझ में आने लगी थी। उसने बड़े बड़े दिग्गजों की किताबें पढ़ीं, वॉरेन बफे और राकेश झुनझुनवाला के इंटरव्यू सुने। फिर उसी साल एक छोटी टेक कंपनी अचानक सुर्खियों में आई। उसे विदेशी निवेश मिलने वाला था। लोग अभी उस खबर पर विश्वास नहीं कर रहे थे। दाम भी कम था। विवेक ने रिसर्च की और पाया कि यह कंपनी आने वाले समय में बहुत आगे जा सकती है। उसने थोड़ा थोड़ा करके कई बार उस शेयर को खरीदा। 6 महीने बाद कंपनी ने धमाकेदार रिपोर्ट पेश की। उसके शेयर का भाव एकदम ऊपर चला गया। विवेक के 25,000 रुपये बढ़कर 1,90,000 रुपये हो चुके थे। वह खुशी में रो पड़ा। उसने अपने माता पिता को गले लगाया। अब वह सिर्फ एक गरीब किसान का बेटा नहीं था। वह एक समझदार और मेहनती निवेशक बन चुका था। विवेक की सफलता करोड़पति बनने की राह। अगले 3-4 साल में विवेक ने यही नियम अपनाए। रिसर्च, धैर्य, सही कंपनी चुनना, समय पर फैसला, लालच से दूर रहना। उसने धीरे धीरे अपनी कमाई को नए स्टार्टअप्स में लगाया। अपने गांव में एक छोटा डिजिटल सेंटर खोला, लोगों को नौकरी दी। हर साल उसके निवेश कई गुना बढ़ते रहे। और एक दिन वही विवेक, जिसने अब लाखों में नहीं करोड़ों में खेल रहा था, लोग उसे शेयर मार्केट का मास्टर कहने लगे। वह ने अपने दोस्त आर्यन और उसके पिता को धन्यवाद दिया। आपके दे ज्ञान ने मेरी जिंदगी बदल दी। और आर्यन के पिता बोले, ज्ञान बांटने से बढ़ता है बेटा। जैसे तुम बढ़े। सिख, आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप लोगों को इस कहानी से कुछ सीख मिले हो तो और एंटरटेन हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें कि यह वीडियो आपको कैसी लगे।